एक ऐसे ट्रेडर की कल्पना करते हैं जो किसी ऊंची सी वॉल स्ट्रीट की बिल्डिंग से नहीं बल्कि अपने बेडरूम से काम करता हो। आज हम एक ऐसे ही जापानी लेजेंड बीएनएफ की कहानी में उतरने वाले हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया। तो इनकी कहानी की शुरुआत बहुत ही मामूली ढंग से हुई थी। कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट नहीं था। कॉलेज के दिनों में पार्ट टाइम जॉब्स कर कर के पाई पाई जोड़कर इन्होंने ट्रेडिंग की इस बेरहम दुनिया में कदम रखने के लिए बस $16,000 जमा किए थे। और उन मामूली पैसों से इन्होंने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपने बेडरूम से ही ट्रेडिंग करके $153 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति बना डाली। एक ऐसा कारनामा जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ कैसे। तकाशी कोतेगावा, जिन्हें दुनिया बीएनएफ के नाम से जानती है, वो गुमनामी से निकलकर ट्रेडिंग के देवता कैसे बन गए। चलिए इस पूरे सफर को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम कॉलेज छात्र से। इनकी जिंदगी कप नूडल्स खाने और टीवी देखने में ही गुजर रही थी। ज्यादातर अकेले ही रहते थे और पूरा ध्यान अपने करियर पर था। लेकिन फिर एक दिन एक टीवी शो ने इनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो एक बहुत ही मशहूर सट्टेबाज विक्टर नीडरहॉफर पर थी। विक्टर की ट्रेडिंग की दुनिया और उससे मिलने वाली आज़ादी ने इन्हें इतना इंस्पायर किया कि बस इन्होंने तय कर लिया कि ट्रेडर ही बनना है। तो बस अपनी सारी जमा पूंजी लगा के बीएनएफ उस मार्केट में कूद पड़े जो .com बबल फूटने के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ये एक बहुत ही क्रूर और बेरहम बेयर मार्केट था जो नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। शुरू में नुकसान भी हुआ, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 2 साल तक सिर्फ चार्ट्स को पढ़ते रहे और उसके बाद बेयर मार्केट के लिए अपनी एक अनोखी थ्योरी बना ली। इन्होंने पाया कि जब बाजार में डर का माहौल होता है ना, तो ट्रेडर्स गिरते हुए शेयरों को जरूरत से ज्यादा ही बेच देते। इनकी जो मुख्य फिलॉसफी थी वो थी कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग, मतलब बाजार की भावना के ठीक उल्टा चलना। जब सब बेच रहे थे तब ये खरीदने के मौके ढूंढ रहे थे। इन्हें ये बात समझ आ गई थी कि डर में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और वही मुनाफे का रास्ता छिपा होता है। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, इसे हम मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस कह सकते हैं और ये 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर आधारित थी। स्टेप 1, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो बहुत बुरी तरह और बहुत तेजी से गिरे हों, मतलब अपनी 25 दिन की मूविंग एवरेज से काफी नीचे चले गए हों। स्टेप 2, हर सेक्टर के लिए अलग अलग नियम लगाओ। और स्टेप 3, बस उस टेम्पररी बाउंस बैक के लिए खरीदो और जैसे ही थोड़ा उछाल मिले प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। लेकिन इन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि एक साइज सब पर फिट नहीं होता। तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाया, ये समझकर कि हर सेक्टर का बर्ताव अलग होता है। जैसे सर्विस सेक्टर के लिए 22 से 30% का विचलन काफी था, लेकिन उभरते स्टॉक्स जैसे ज्यादा वॉलेटाइल सेक्टर्स के लिए ये 60% तक की गिरावट का इंतजार करते थे। ये इनकी गहरी समझ को दिखाता है। फिर आया दिसंबर 2005 और एक ऐसी घटना हुई जिसने बीएनएफ को हमेशा हमेशा के लिए ट्रेडिंग की दुनिया का सितारा बना दिया। ये इनके करियर का सबसे अहम पल था। मिज़ूहो सिक्योरिटीज में एक ब्रोकर से एक बहुत ही भयानक गलती हो गई। उसे जेकॉम होल्डिंग्स का एक शेयर बेचना था, लेकिन गलती से उसने 6,10,000 शेयर सिर्फ $1 प्रति शेयर के दाम पर बेच दिए। इस फैट फिंगर एरर ने पूरे बाजार में जैसे दहशत ही फैला दी। और अब देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। गलती होने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर, जब बाजार में हर तरफ पैनिक था, बीएनएफ ने लिमिट डाउन कीमत पर, मतलब उस दिन की सबसे कम मुमकिन कीमत पर, अपने अकाउंट का आधा पैसा लगाकर 7,100 शेयर खरीद लिए। दिन खत्म होते होते ज्यादातर ट्रेडर्स डरकर बेच चुके थे, लेकिन बीएनएफ अपनी पोजीशन पर टिके रहे। और यहीं पर बीएनएफ का असली जीनियस सामने आता है। जहां बाकी ट्रेडर्स डर और घबराहट में थे, बीएनएफ बिल्कुल शांत थे। उनके लिए ये पैसे की बात थी ही नहीं, ये तो शतरंज का एक खेल था और उनके ओपोनेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने वो रिस्क लिया जो कोई और लेने को तैयार नहीं था। और उस रिस्क का इनाम? जब सेटलमेंट हुआ तो बीएनएफ ने सिर्फ एक ट्रेड से करीब करीब 2 अरब येन का मुनाफा कमाया। ये एक बेडरूम ट्रेडर का कमाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा था और इसने उन्हें जे कॉम मैन के नाम से मशहूर कर दिया।
अपनी सफलता के शिखर पर बीएनएफ को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये वो परीक्षा थी जो ये तय करने वाली थी कि क्या वो सच में एक लेजेंड है। उनकी पहली बड़ी गलती हुई अमेरिकी बाजार में। उन्होंने लेहमैन ब्रदर्स के शेयरों में $6.5 मिलियन लगा दिए, ये सोचकर कि भाई ये अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, जरूर बाउंस बैक करेगा। लेकिन अमेरिकी बाजार को समझे बिना उन्होंने अपने ही नियम तोड़ दिए और रातों रात उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। इस बड़े नुकसान के बाद और जैसे जैसे 2008 का संकट गहराता गया, उनकी पुरानी स्ट्रैटेजीज भी काम करना बंद कर रही थीं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद उनका समय अब पूरा हो गया है। लेकिन घबराने के बजाय बीएनएफ ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते थे, एनालिसिस। उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने नुकसान को काटा और ये महसूस किया कि बाजार अब बदल चुका है। तो उन्होंने निक्केई इंडेक्स के हर एक सेक्टर के लिए अपने विचलन लक्ष्यों को फिर से कैलकुलेट किया। और फिर जब बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर था, उन्होंने अपनी नई स्ट्रैटेजी को असली टेस्ट में डाला। उन्होंने जापानी बाजार की 90 से ज्यादा सबसे बुरी तरह पिटी हुई कंपनियों में करीब $6.5 मिलियन का दांव लगा दिया। ये एक शानदार वापसी थी। तो सवाल उठता है कि इनकी सफलता का असली राज क्या था? ये सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये उनके दिमाग के काम करने का तरीका था। चलिए देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। इनकी मानसिकता के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला, इमोशन से परे डिसिप्लिन। दूसरा, ट्रेडिंग को पैसे से ज्यादा एक खेल समझना। तीसरा, मीडिया और बाकी लोगों के शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, बाजार के साथ लगातार बदलना और खुद को ढालने की क्षमता। उनका एक बहुत मशहूर कोट है जो उनकी इस अनोखी मानसिकता को पूरी तरह से समझा देता है। वो कहते थे कि असली कैश को देखना मुझे डराता है और ये मुझे एक बुरा ट्रेडर बनाता है। वो पैसे को बस एक स्कोर की तरह देखते थे, एक गेम में मिले पॉइंट्स की तरह। पैसे से यही दूरी उन्हें बिना डरे इतने बड़े और साहसी फैसले लेने की ताकत देती थी। तो अंत में बीएनएफ की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बाजार में असाधारण सफलता सिर्फ एक बेहतर रणनीति से मिलती है, या ये इस बात का सबूत है कि असली लड़ाई बाहर बाजार में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है? शायद असली रहस्य स्ट्रैटेजी में नहीं, मानसिकता में ही छिपा है।